नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दातार क्लासेस में। तो ये है मूमल अक्टूबर का पार्ट 5 और आज के वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अगस्त और सितंबर 2023 के। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं चर्चित व्यक्ति सितंबर 2023 मंथ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन BRO इसके निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो BRO के निदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। तो ये रघु श्रीनिवासन जो है ये BRO के 28वें निदेशक बने हैं। कौन से बने हैं? 28वें निदेशक बने हैं। 1 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड की नई CEO कौन बनी है? तो पहले थे अनिल कुमार लाहोटी, इनका स्थान लिया है जया वर्मा सिन्हा ने। तो रेलवे बोर्ड की नई CEO कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। और ये ध्यान रखिए कि जया वर्मा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO है। ठीक है, पहली महिला CEO कौन है? जया वर्मा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो FTII के नए अध्यक्ष बने हैं R माधवन। ये है एक्टर और इन्होंने स्थान लिया है शेखर कपूर का। किसका स्थान लिया है? शेखर कपूर का स्थान लिया है R माधवन में। इन्होंने इनकी फिल्म थी अभी इन्होंने डायरेक्ट किया था फिल्म रॉकेटरी को, तो इसको जो है नेशनल अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था रॉकेटरी फिल्म को। और FTII के नए अध्यक्ष बने हैं R माधवन। डॉक्टर के सिवान की बात करें तो अगस्त 2023 में IIT इंदौर इसके चेयरमैन बने हैं डॉक्टर के सिवान। इससे पूर्व ये थे इसरो के चेयरमैन। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी है। तो इनके पास दो चार्ज हो गए, एक तो अंतरिक्ष विभाग के सचिव है और IIT इंदौर के चेयरमैन है। अगला है 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने देश में लोकसभा एवं सभी विधानसभाओं के एक साथ चुनाव करवाने के लिए गठित हुई एक कमेटी। इसका नाम था एक देश एक चुनाव समिति। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है रामनाथ कोविंद जी। ये पूर्व राष्ट्रपति है। बात करें देश की तो देश के अंदर अप्रैल और मई 2024 के अंदर 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे, अप्रैल और मई 2024 में। इसके अलावा बात करें नवंबर और दिसंबर में तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इन स्थानों पर, इन सहित 5 स्थानों पर 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं। एक देश एक चुनाव के लिए जो गठित समिति हुई है, मतलब जो समिति का गठन किया गया है, उसके अंदर कौन कौन है? उसका गठन निम्न प्रकार से किया गया है। अध्यक्ष तो है रामनाथ कोविंद जी और इसके सदस्य है अमित शाह, गृह मंत्री जी। अधीर रंजन चौधरी है, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता है अधीर रंजन चौधरी, ये इसके सदस्य है। गुलाब नबी आज़ाद, ये भी अध्यक्ष है, ये पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा के। NK सिंह, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। सुभाष कश्यप, ये पूर्व महासचिव थे लोकसभा के। हरीश साल्वे जी थे, हरीश साल्वे हैं सीनियर एडवोकेट। इसके अलावा संजय कोठारी है पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो कानून मंत्री है हमारे अर्जुन मेघवाल, कमेटी के स्थायी आमंत्रित सदस्य। और विधिक कार्य विभाग के सचिव जो है नितिन चंद्र ये होंगे, सचिव होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो अध्यक्ष होंगे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और इसके अलावा ये सदस्य हैं एक देश एक चुनाव समिति के। नेक्स्ट है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की इंडिया आर्ट लिस्ट 2023 में शीर्ष 50 कामयाब कलाकारों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट की आई है एक इंडिया आर्ट लिस्ट 2023। इसके अंदर जो टॉप 50 है उसके अंदर अनीस कपूर का स्थान है टॉप पर। और अनीस कपूर पिछले 5 वर्षों से सूची के अंदर शीर्ष पर कायम है। सूची के अंदर अर्पिता सिंह का दूसरा स्थान है और जोगेन चौधरी का स्थान है तीसरा। अनीस कपूर की बात करें तो 1991 में टर्नर पुरस्कार से सम्मानित है अनीस कपूर जी। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये 98 वर्ष के थे। ठीक है, 98 वर्ष के थे और इनको जाना जाता है देश के अंदर हरित क्रांति के जनक के रूप में।
इनका निधन हुआ 28 सितंबर 2023 को। अब इन्होंने क्या क्या किया था? इन्होंने चावल और गेहूं की उन्नत किस्में विकसित की थी, चावल और गेहूं की। 1987 के अंदर विश्व का पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था इनको। 1971 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको दिया गया था, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये, इनको दिया गया था 1971 के अंदर। इसके अलावा 1986 के अंदर एल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार भी दिया गया, 1963 में पद्मश्री दिया गया, 1972 के अंदर पद्म भूषण दिया गया, 1981 के अंदर पद्म विभूषण दिया गया, और 2007 में ये राज्यसभा के लिए भी नामित हुए थे। तो ध्यान रखिए तीनों इनको अवार्ड मिल चुके हैं। पद्मश्री 1963 में, पद्म भूषण मिला 1972 में, और पद्म विभूषण मिला है 1981 में। नेक्स्ट है रीता शेरपा। रीता शेरपा है नेपाल की पर्वतारोही। कौन है ये? नेपाल की पर्वतारोही है, और इन्होंने 42 बार 8000 मीटर की चढ़ाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये 8000 की चढ़ाई इन्होंने की है 42 बार। रीता शेरपा ये है नेपाल की पर्वतारोही, और इन्होंने अपने ही देश की, नेपाल की ही निम्सपुर्जा, इनका 41 बार का रिकॉर्ड इन्होंने हाल ही में तोड़ा है। तो 8000 मीटर की ऊंचाई चढ़ाई जो है 42 बार इन्होंने जो है तय की है। रीता शेरपा नाम है। नेक्स्ट है चर्चित स्थान सितंबर 2023 के, देश का पहला ओपन म्यूजियम पार्क शहीदी पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो ये RS प्री में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये शुरू किया गया है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। ओपन म्यूजियम पार्क है ये, और वेस्ट टू वंडर, ठीक है, वेस्ट टू वंडर थीम पर ये विकसित किया गया है, और ये विकसित किया गया है दिल्ली नगर निगम के द्वारा। ये पार्क जो है वीर शहीदों को समर्पित पार्क है, और यहाँ स्क्रैप से वीरों की 2D और 3D मूर्तियाँ बनाई गई है। कहाँ पर विकसित किया गया है ये? नई दिल्ली के अंदर। वेस्ट टू वंडर थीम पर आधारित है, और नाम क्या है? ओपन म्यूजियम पार्क है ये, शहीदी पार्क के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है भगवान शिव की झलक दिखाने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? भगवान शिव की झलक दिखेगी इसके अंदर, और ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसका शिलान्यास किया गया है काशी वाराणसी के अंदर। कहाँ पर? काशी वाराणसी, ठीक है, याद रख सकते हैं आप। वाराणसी के नए क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया 23 सितंबर 2023 को मोदी जी के द्वारा। इसकी दर्शक क्षमता है 30,000 की, और इसके अंदर लागत आएगी 330 करोड़ रुपए की। ये जो स्टेडियम होगा इसमें भगवान शिव की झलक दिखाई देगी, जैसे शिव के डमरू, बेलपत्र और त्रिशूल की झलक, ठीक है। कहाँ पर बनेगा ये बनेगा काशी वाराणसी के अंदर। आरोग्य मंथन 2023 के दौरान किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब जीता है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब जीता है कौन से राज्य ने? तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य मंत्रालय, इनका डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, अधिकतम आयुष्मान कार्य का सर्जन करके ये अवार्ड जीता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्य इन्होंने सर्जित किए हैं। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2023 के दौरान इनको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड दिया गया है, तो ठीक है। नेक्स्ट है 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने किस स्थान पर आचार्य शंकर है, इनकी बहु धातु से बनी 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। तो 108 फीट ऊंची है, और आचार्य शंकर की है, ये बहुधातु से बनी हुई है। ये प्रतिमा का अनावरण किया है खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर। गुजरात का कौन सा स्थान देश का पहला इंस्पिरेशनल डेस्टिनेशन विलेज बनने जा रहा है? इंस्पिरेशनल डेस्टिनेशन विलेज कौन सा स्थान बनने जा रहा है? ये है गुजरात का स्थान, और इसका नाम है वडनगर, गुजरात। वडनगर क्या है? वडनगर कहाँ पर है? अहमदाबाद से 110 किलोमीटर दूर, और ये है मोदी जी की जन्म स्थली वडनगर। और पर्यटन विभाग गुजरात यहाँ देश का समृद्ध जो है प्रसिद्ध टूरिज्म डेस्टिनेशन पॉइंट बना रहा है। मतलब ये इसको एक टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जाएगा, और देश का पहला इंस्पिरेशन डेस्टिनेशन विलेज होगा ये, ध्यान रखना।
कौन सा स्थान है ये? वडनगर, गुजरात। 23 से 25 सितंबर 2023 को प्रथम इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल, पहला था ये इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहला ये आयोजित किया गया गोवा के अंदर। और यहाँ पर प्रकाश के माध्यम से 9 यात्राओं की कहानियाँ थीम पर पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा के अंदर आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? प्रकाश के माध्यम से 9 यात्राओं की कहानियाँ। पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2023 के लिए किस गांव को, कौन सा गांव है जिसको भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ है ये पर्यटन गांव, इसके रूप में किस गांव को घोषित किया गया है? तो ये गांव है विश्वनाथ घाट, ये है असम का गांव। तो याद रखिए ये है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो यहाँ चारियाली शहर के दक्षिण में स्थित है विश्वनाथ घाट, इसको गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्वनाथ घाट को किसके नाम से जाना जाता है? गुप्त काशी के नाम से। रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने 25 सितंबर 2023 को 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो 25 सितंबर 2023 को किया 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन। ये किया हिंडन एयरबेस गाजियाबाद यूपी के अंदर। कहाँ पर किया है? हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद यूपी के अंदर। तो भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 में ही भारत की पहला है C-295 है मध्यम सामरिक परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, किसको शामिल किया अभी भारतीय वायुसेना के अंदर? C-295। तो C-95 जो है इस C-295 स्पेस से कुल 56 विमानों का जो है सौदा हुआ है। ये जो प्रदर्शनी हुई इसके अंदर ड्रोन के विभिन्न उपयोगों, खाद डालने, सेना तक दुर्गम पहाड़ी इलाके में राशन पहुंचाने और आग बुझाने वाले ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। तो इसका जो उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद यूपी के अंदर, और इसके अंदर शामिल किया गया है C-295 को, इतना ही याद रखना है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च हुई है। ठीक है, देश की पहली है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो नई दिल्ली के अंदर देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस लॉन्च की गई, और ये बस जो है सिर्फ पानी का उत्सर्जन करती है। कहाँ पर ये लॉन्च की गई है? ध्यान रखिए, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस नई दिल्ली के अंदर। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? ठीक है, 54वां बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश का। और 55वां बना है हमारे राजस्थान का, ठीक है, धौलपुर करौली जो है टाइगर रिजर्व। तो ये मध्य प्रदेश का 7वां है, और देश का कौन सा है? 54वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश जो है देश के अंदर देश के सबसे ज़्यादा टाइगर है। कितने हैं टाइगर? 785 बाघ। तो 785 बाघ कहाँ है? अकेले मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है इंडिया में। और 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। दुनिया की सबसे ऊंची 3D प्रिंटिंग म्यूजियम का निर्माण की परियोजना कहाँ से शुरू की गई है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा है ये 3D प्रिंटिंग म्यूजियम। तो इसका जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया है लेह के अंदर। कहाँ पर? लेह के अंदर। और सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो है ये बनाया जा रहा है। सबसे ऊंचा है ये 3D प्रिंटिंग म्यूजियम। अगला टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग आई है टाइम्स मैगजीन की। ठीक है, तो THE टाइम्स हायर एजुकेशन THE इसकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अंदर भारत के है 91 विश्वविद्यालय। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर भारत के कितने विश्वविद्यालय है? तो 91 विश्वविद्यालय है। और इनमें टॉप पर कौन है? बेंगलुरु। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 2017 के बाद फिर वापस शीर्ष पर है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दुनिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी रही। तो टाइम्स हायर एजुकेशन के हिसाब से जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। और भारत के अंदर जो टॉप है वो कौन सी है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। विश्व के 250 संस्थानों की रैंकिंग में सबसे ज़्यादा संस्थान है अमेरिका के 169। तो इसके अंदर 250 संस्थानों को शामिल किया गया। इसमें इंडिया के थे 91
और अमेरिका के थे 169। हाल ही में सितंबर 2023 में भारत की किन विरासतों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो विश्व धरोहर की सूची में कौन कौन सी विरासतों को शामिल किया है? तो एक है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, और दूसरा है होयसल मंदिर कर्नाटक का। इनको शामिल किया है विश्व धरोहर सूची के अंदर। शांति निकेतन की बात करें तो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है, और रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने इसकी स्थापना की थी शांति निकेतन की, कब? 1901 के अंदर। और 1921 में यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो 1901 में शांति निकेतन की जो है स्थापना की गई थी, और 1921 में ही यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया है, ये है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित था ये, और होयसल राजवंश की राजधानी था। और ये मंदिर जो है मौलिक द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित है। कौन सी शैली है? मौलिक द्रविड़ शैली के अंदर होयसल मंदिर निर्मित है। अब बात करें भारत के अंदर कुल कितने विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हो चुके हैं, तो 42 विरासत स्थल जो है भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल हो चुके हैं। G20 शिखर सम्मेलन ये आयोजित हुआ 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के अंदर, और भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। और इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, थीम भी याद रखिए। 18वीं G20 की थीम थी ये। सम्मेलन के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी थी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा थे, यूएई जर्मनी फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष सहित जो है देश की राजनयिक हस्तियों ने इसके अंदर भाग लिया था। 17वां 2022 वाला आयोजित हुआ था इंडोनेशिया के अंदर। भारत के अंदर 18वां हुआ है 2023 के अंदर। नेक्स्ट कहाँ पर होगा? ब्राज़ील के अंदर। 2024 का कहाँ का होगा? कहाँ पे होगा? ब्राज़ील के अंदर। इसके अंदर सदस्य देश कौन कौन थे? भारत, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, अर्जेंटीना एवं यूरोपीय संघ थे इसके सदस्य। G20 देशों की दुनिया जो देश है, देशों की दुनिया की कुल आबादी में 60% इनका हिस्सेदारी है। दुनिया का 60% कवर करते हैं G20 देश, और जीडीपी का 80% कवर करते हैं। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो 75% ये कवर करते हैं सारे जो G20 देश है। G20 विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा 27 फुट की थी। कोणार्क चक्र जो है उड़ीसा के सूर्य मंदिर के ऐतिहासिक कोणार्क चक्र को दर्शाने वाली भित्ति को दर्शाने वाली एक दीवार बनाई गई है। तो इसी के अंदर दीवार बनाई गई थी कोणार्क चक्र को दिखाने के लिए। अगला है सितंबर 2023 के अंदर भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की गई है। ठीक है, भारत मध्य पूर्व और यूरोप इनके बीच में मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, और इसके अंदर 8 सदस्य शामिल होंगे। भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय यूनियन। तो इसके अंदर जो है खाड़ी और अरब देशों को रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो भारत की पहल पर इसका गठन किया गया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का, और इसके अंदर क्या है? पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल का मिश्रण करने की पहल है ये। तो पेट्रोल के अंदर कितना परसेंट एथेनॉल मिलाएंगे? 20%। बायोफ्यूल की बात करें तो बायोडीजल, एथेनॉल और गोबर गैस, इससे प्रदूषण कम होता है, और भारत, अमेरिका, ब्राज़ील जो है प्रमुख बायोफ्यूल के उत्पादक गैस है। तो एक अलायंस बनाने की पहल स्टार्ट की है, और इंडिया ने इसका गठन किया गया है इंडिया की पहल पर। अब जो है G20 था पहले, अब G21 बन गया है, और इसके अंदर अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया है। तो अफ्रीकी संघ के 55 देशों के समूह को G20 के अंदर शामिल कर लिया गया,
और G21 अब बन गया। तो अब अगली बार जो आयोजित होगा ब्राज़ील के अंदर, वो क्या आयोजित होगा? G21। ठीक है, तो रियो डी जेनेरो में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 12 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने कहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र एयरफील्ड, इसका शिलान्यास किया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा है ये लड़ाकू हवाई क्षेत्र, इसका शिलान्यास किया गया है न्योमा, लद्दाख के अंदर। और यह एयरबेस जो है यह 13,700 फुट की ऊंचाई पर बनेगा। कितनी ऊंचाई पर बनेगा? 13,700 फीट की ऊंचाई पर, और दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस होगा। चीन बॉर्डर के पास भारत जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बना रहा है, टनल बना रहा है, और फाइटर जेट बनाने जा रहा है। तो चीन बॉर्डर के पास बन रहा है। नेक्स्ट बात करें देवक ब्रिज की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 423 मीटर ऊंची जो है देवक ब्रिज की भी आधारशिला रखी है। सिगुनला सुरंग, ये लाहौल स्पीति हिमाचल को लद्दाख की जास्कर से जोड़ेगा, ये सुरंग जो है। अगला 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर यशोभूमि के प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित किया? तो यशोभूमि जो है ये बन रहा है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो नई दिल्ली के द्वारका के अंदर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर IICC यशोभूमि का लोकार्पण किया गया है। और एशिया का सबसे बड़ा माइस का मतलब है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर होगा। तो एशिया का सबसे बड़ा होगा और इसका नाम होगा यशोभूमि। अब जो है यहाँ इसमें जो लोगों की बैठक की क्षमता है 11,000। यशोभूमि के अंदर कितनी है, लोग कितने बैठ सकते हैं? 11,000। और भारत मंडपम के अंदर कितने बैठ सकते हैं? 7,000 लोग। और यहाँ पर सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है देश की। कहाँ पर लगाई गई है? यशोभूमि, नई दिल्ली के अंदर। अब देश में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन बन चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल के कन्वेंशन सेंटर है ये। एक तो है भारत मंडपम और दूसरा है यशोभूमि, और दोनों ही कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो देश की पहली, ध्यान रखिए, ये है सोलर सिटी, और इसका लोकार्पण किया गया है सांची के अंदर। सांची की बात करें तो सांची जल्द ही नेट जीरो शहर भी बन जाएगा। सांची के अंदर जो है देश की ये है देश की पहली सोलर सिटी। 20 सितंबर 2023 को एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का द्विवार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली के अंदर। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु संरक्षण सर्वेक्षण 2023 अभी हुआ है, और इसके अंदर 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर थे उसके अंदर इंदौर का पहला स्थान रहा, दूसरा स्थान रहा आगरा का, और तीसरा स्थान रहा ठाणे का। तो पहला स्थान जहाँ की वायु सबसे स्वच्छ है वो है इंदौर। 3 से 10 लाख आबादी के अंदर अमरावती शीर्ष पर रहा है, और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का लक्ष्य है 2024 तक PM2.5 और PM10 के स्तर में 20 से लेकर 30% की कमी लाना। 2024 तक हमारा टारगेट है PM2.5 और PM10 के स्तर को 20 से 30% इनकी कमी करना। ठीक है, सबसे स्वच्छ वायु कहाँ की है? 10 लाख से अधिक की आबादी की बात करें तो इंदौर की है, और 3 से 10 लाख की आबादी की बात करें तो अमरावती टॉप पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को किस राज्य की विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया है? तो नेवा का उद्घाटन किया गया है गुजरात विधानसभा के अंदर, और पेपरलेस है ये। ठीक है, तो राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन है नेवा। इससे जो न्यायिक मामले हैं वो पेपरलेस हो जाएंगे। और गुजरात विधानसभा देश की पहली जो है इस तरीके की ई केसन वाली विधानसभा बन गई है। ठीक है, ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च करने के साथ ही गुजरात विधानसभा ऐसा करने वाली पहली विधानसभा बन गई है। BPCL की, ठीक है, विधानसभा की बात है ये। नेक्स्ट है BPCL की बीना रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, जिसके पेट्रोकेमिकल परिसर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2023 को रखी। 14 सितंबर 2023 को रखी है, और BPCL की है बीना रिफाइनरी। कहाँ पर स्थित है ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट तो बीना पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जो है
49,000 करोड़ की लागत से ये विकसित की जाएगी और इससे 12,000 किलो टन प्रतिवर्ष एथिलीन और प्रोपलीन इसका उत्पादन हो सकेगा। तो बिना रिफाइनरी, बस इतना याद रखना, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत के अंदर अभी जो है दो भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी। इसके अलावा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था 10 जनवरी 1975 को नागपुर के अंदर। तब से जो है ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट है चर्चित योजनाएं, आयोग और समिति। 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव राष्ट्रीय अभियान की औपचारिक शुरुआत कहाँ से की? आयुष्मान भव राष्ट्रीय अभियान है, इसकी शुरुआत की है गांधीनगर, गुजरात से। इसका उद्देश्य है देश के प्रत्येक गांव और अंतिम छोर तक प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। आयुष्मान भव का जो है ये उद्देश्य है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन 2021 में आयुष्मान बुनियादी ढांचा मिशन 2021 और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2019 पूर्व से संचालित की जा रही है। तो स्वास्थ्य सेवाओं को जो है प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए ये योजनाएं तो पहले ही चलाई जा रही है। और आयुष्मान भव राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है अभी 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति जी ने। नए संसद भवन के अंदर नारी शक्ति वंदन जो है महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। ये पहला विधेयक पेश किया था अर्जुन राम मेघवाल जी ने, पहला विधेयक, ठीक है, नए संसद भवन में, और ये पारित किया गया है। इसके अनुसार जो है 33% महिला आरक्षण हो जाएगा। और लोकसभा के अंदर 128वां संशोधन विधेयक ये पेश किया गया था, ठीक है। पुराना संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो पुराने संसद भवन को जाना जाएगा अब संविधान सदन के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से। इसके अंदर जो आर्टिकल संशोधित हुए हैं जिसके अनुसार 33% महिला आरक्षण दिया गया है, तो एक पहला है 239AA, ठीक है। तो नई दिल्ली के अंदर 33% महिला आरक्षण होगा। 330A को संशोधित किया गया है, इसके अंदर लोकसभा के अंदर SC ST सहित 33% महिला आरक्षण होगा, लोकसभा के अंदर भी। राज्य विधानसभाओं के अंदर भी 33% महिला आरक्षण होगा, 332 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा विधेयक के अंदर 33% महिला आरक्षण जो है ये 15 साल के लिए है, और ये 33% के अंदर ही SC और ST महिलाओं का कोटा भी रहेगा, और अनारक्षित महिला सीट जो है उस पर भी महिलाएं चुनाव लड़ सकेगी। तो अब जो है 343 में से 181 सीटों पर महिलाओं का रिजर्वेशन हो जाएगा। तो 100 इस तरीके से ये 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। और इस विधेयक का नाम क्या था? नारी शक्ति वंदन महिला आरक्षण विधेयक 2023, और ये पहला विधेयक था, ध्यान रखिए। अगला ई कोर्ट परियोजना फेज 3, और इसका जो है इसका है फेज 3। तो इसको स्टार्टिंग को मंजूरी प्रदान की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इसके 2 चरण अभी पूरे हो चुके हैं। तो ये तीसरा जो है ई कोर्ट परियोजना का, ये 2023 से अगले 4 वर्ष के लिए इसकी अवधि रहेगी। यह पहुंच और समावेशन के दर्शन पर आधारित है। इसमें जो पूरा न्यायालय जो है इसके रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना और पेपरलेस बनाना इसका उद्देश्य है। तो जो न्यायालय अभी जो पेपर के अंदर चल रहे हैं उनको पेपरलेस बनाना और डिजिटलीकरण करना न्यायालयों को, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना का विस्तार कर दिया गया है, और अब तक इससे 9.60 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। अब जो है 75 लाख महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा, और इसका विस्तार कर दिया गया है अभी। नेक्स्ट है अडोप्ट ए हेरिटेज 2.0। ये भारत के विरासत जो स्थल है इनके संरक्षण का सामूहिक प्रयास है। अडोप्ट ए हेरिटेज, इसका सेकंड जो है फेज स्टार्ट किया गया है। CSR फंड के माध्यम से विरासत स्थलों पर सुविधाओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहता है, ठीक है। विरासत स्थल पर सुविधाओं को बढ़ावा देना। भारत ने किस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत 8 सितंबर 2023 को दुनिया के पहले आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है? तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है भारत का, प्रोजेक्ट भीष्म, इसके तहत ही दुनिया के पहले आपदा अस्पताल का अनावरण किया है भारत ने, ठीक है। तो पोर्टेबल आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब, इसकी बात करें तो इसके द्वारा हवाई मार्ग से कहीं भी आपदा के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है पेशेंट को।
इसमें क्या होगा, एक ऑपरेशन थिएटर है, मिनी आईसीयू है, वेंटिलेटर है, ब्लड टेस्ट और एक्सरे मशीन आदि सारी जो है चीज़ें उपलब्ध रहेगी। तो प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत एक हॉस्पिटल जो है आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स। 21 अगस्त 2023 को चुनाव आयोग ने किसे अपना नया नेशनल आइकॉन चुना है। इससे पहले चुनाव आयोग के जो आइकन थे वो थे पंकज त्रिपाठी, और इनका स्थान लिया है अब सचिन तेंदुलकर ने। तो सचिन तेंदुलकर बने हैं नए नेशनल आइकन, चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी, इसने कक्षा 3 से 12वीं की पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने वाली एक 19 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया है। ध्यान रखिए 19 सदस्यीय कमेटी है पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए। इसका अध्यक्ष बनाया गया है महेश चंद्र पंत को। समिति के अंदर अन्य सदस्य है, इसमें है इन्फोसिस के अध्यक्ष सुधा मूर्ति जी। इसके बाद में गायक संगीतकार है शंकर महादेवन, प्रकाश पादुकोण, संजीव सान्याल, विवेक देवराय आदि शामिल है। इसमें सह अध्यक्ष है गणितज्ञ मंजुल भार्गव। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को जो है संशोधित किया जाएगा, इसके लिए 19 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अध्यक्ष कौन है? महेश चंद्र पंत। 25 अगस्त 2023 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा घोषित किए गए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के तहत देश का शीर्ष स्मार्ट शहर और राज्य कौन सा है। तो बात करें स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 के तहत देश का सबसे स्मार्ट शहर, तो सबसे स्मार्ट शीर्ष राज्य में है इसमें मध्य प्रदेश। ठीक है, राज्य की बात करें स्मार्ट शहर, शीर्ष स्मार्ट शहर की बात करें तो इंदौर है, और शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। ठीक है, तो वर्ष 2022 के लिए ये घोषित किए गए, 2023 के अंदर 25 अगस्त 2023 को घोषित किए गए, और 5 श्रेणियों के तहत 66 विजेताओं को इसके तहत पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अंदर है 35 तो प्रोजेक्ट पुरस्कार दिए जाएंगे, 6 इनोवेशन पुरस्कार दिए जाएंगे और 13 जोनल सिटी पुरस्कार। इसके साथ ही 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुरस्कार और 7 पार्टनर पुरस्कार दिए जाएंगे। तो टोटल कितने विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा इसके अंदर? 66 को। ठीक है, तो शीर्ष राज्य कौन रहा? मध्य प्रदेश। शीर्ष स्मार्ट शहर कौन सा रहा? इंदौर। और शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश रहा चंडीगढ़। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को तीसरा स्थान उदयपुर जोनल स्मार्ट शहरों के अंदर पुरस्कृत होगा राजस्थान, और उदयपुर को जो है 3 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, उदयपुर को कितने अवार्ड मिले हैं? 3। 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव है, इन्होंने कहां पर देश के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया? तो ये भी RS प्री में आया था अभी, और ये किया है इन्होंने बेंगलोर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर उद्घाटन किया है? बेंगलोर के अंदर। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो 508 स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ये जो 508 स्टेशन है, इसके अंदर 55 है राजस्थान के, और इस योजना का जो संपूर्ण लक्ष्य है वो टारगेट है 1309 स्टेशनों को आधुनिक बनाना। राजस्थान के कितने हैं इसमें? 55 राजस्थान के स्टेशन शामिल है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित होगा? तो भारत का पहला है ये मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये स्थापित होगा केरल के अंदर। तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड सोशल स्टडीज को 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। किसने? नीति आयोग ने। और यहाँ पर अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन 17 से 18 अगस्त 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला था ये पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन गांधीनगर गुजरात के अंदर आयोजित किया गया, और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस ये भी शामिल थे। इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है तुलसी और अन्य औषधीय पौधों के चमत्कारिक प्रभावों के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई। तो इसके अंदर हमारा जो है
घर घर में जो तुलसी को पूजा जाता है वो पौधा भी शामिल था। तो पारंपरिक औषधियों का जो वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व में भारत का स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है पवन ऊर्जा की क्षमता के मामले में, जो स्थापित की गई है पवन ऊर्जा की क्षमता उसके मामले में। तो प्रस्तावित क्षमता है सतह से 120 मीटर की ऊंचाई पर है 695.5 गीगावाट की, और 150 मीटर की ऊंचाई पे है 1164 गीगावाट। ठीक है। अब 120 मीटर की ऊंचाई पे जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो है गुजरात। गुजरात के अंदर जो है 120 मीटर की ऊंचाई पर शीर्ष प्रदर्शन करता राज्य है। दूसरा स्थान है राजस्थान का, जबकि 150 मीटर की ऊंचाई के अंदर राजस्थान टॉप पर है। राजस्थान का स्थान है पहला और दूसरा है गुजरात का। ठीक है। तो गुजरात का इसमें पहला है, इसमें दूसरा है। राजस्थान का इसमें दूसरा है, इसमें पहला है। 120 मीटर में राजस्थान का दूसरा है और 150 मीटर में राजस्थान का पहला है। 3 से 5 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष और उन्मेष का आयोजन कहाँ पर किया गया? राष्ट्रीय उत्सव है उत्कर्ष और उन्मेष, इनका आयोजन किया गया भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCC का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला जो शहर है वो है बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु जो है 41वां शहर है और भारत का कौन सा शहर है? ये पहला शहर है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाने के लिए रिसर्च करता है। ठीक है। वसुधा वंदन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश की हर ग्राम पंचायत पर वसुधा वंदन के तहत कितने 75 पौधे लगाकर अमृत वाटिकाएं बनाई जा रही है। तो वसुधा वंदन के अंतर्गत कितने पौधे लगाए जा रहे हैं? 75 पौधे लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है अफस्पा कानून। ये है केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6 माह आगे बढ़ा दिया है 1 अक्टूबर 2023 से। ठीक है। और इसके अंदर मणिपुर के भी कुछ हिस्से रहेंगे इसके अंदर अफस्पा AFSPA अफस्पा कानून के अंदर। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना ये प्रारंभ हुई थी 17 सितंबर 2023 को। ठीक है। कब स्टार्ट हुई है? विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को, उस दिन ये जो है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना स्टार्ट हुई है। 16 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने PM विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। इसकी अवधि कितनी रहेगी? 5 साल की रहेगी। इसमें लाभान्वित समूह जो होंगे वो कौन कौन होंगे? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार होंगे ये इसके अंदर लाभान्वित होंगे। और इसके अंदर 5% की बहुत सस्ती ब्याज दरों पर जमानत मुक्त ऋण जो है लोन प्रदान किया जाएगा। 5% की ब्याज दर है। ठीक है। और योजना में चयनित 18 क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों को शुरुआत में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और 18 महीने के बाद अगर उन्होंने वो भुगतान किया है 1 लाख रुपए का, उसके बाद अतिरिक्त 2 लाख रुपए का ऋण दिया जा सकेगा। कितनी अवधि रहेगी इसकी? 5 साल की। इसके अंदर बुनकरों को लाभ मिलेगा। सुनार, लोहार, धोबी, नाई, बढ़ई, मूर्तिकार, कुमार, ये जो कारीगर है और शिल्पकार, इनको लाभ मिलेगा। 15,000 रुपये मशीन टूल्स खरीदने के लिए दिए जाएंगे और 500 रुपये प्रतिदिन जो है स्टाइपेंड ट्रेनिंग के दौरान इसके अंदर दिया जाएगा। अगला है 16 अगस्त 2023 को केंद्रीय कैबिनेट ने PM ई-बस योजना को मंजूरी प्रदान की और कितने शहरों में 10,000 जो है इलेक्ट्रिक बस चलाने की शुरुआत की गई है। 10,000 इलेक्ट्रिक बस चलेगी कितने शहरों में? 100 शहरों के अंदर। ठीक है। तो ये कौन सी योजना है? PM ई-बस योजना। रेल लाइन से जुड़े 7 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं और ये जो 7 प्रोजेक्ट है इसमें 9 राज्यों के जो है 35 जिले इसके अंदर लाभान्वित होंगे। राज्य कौन कौन से हैं इसके अंदर? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है PM यशस्वी योजना। यशस्वी का फुल फॉर्म होता है यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ठीक है। यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। तो ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए है ये। एससी हो गए, विमुक्त हो गए, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति जिसको बोलते हैं डीएनटी, और ईबीसी आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जाति है, इनके छात्रों के लिए जो है ये योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है। अगला डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार किया गया है और परियोजना के तहत देश के 5,25,000 आईटी पेशेवरों के कौशल को बढ़ाया जाएगा। तो आईटी डिजिटल इंडिया मतलब आईटी स्किल को डेवलप करने के लिए इसका विस्तार किया गया है और 5,25,000 जो है उन आईटी जो पेशेवर है उनके स्किल को इसके अंतर्गत बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसके तहत 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। ठीक है, 9 और जो है सुपर कंप्यूटर इसके अंतर्गत जोड़े जाएंगे। भारत ने गत 14 वर्षों की अवधि में उत्सर्जन दर में कितनी फीसदी की कमी की है, मतलब 2005 से 19 के बीच में कितनी फीसदी की कमी की है इंडिया ने, तो ये की है 33% की कमी। हमारा टारगेट क्या है कि 2030 तक इस जो उत्सर्जन दर है इसको 45% कम करना। ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र वैध हो जाएगा अब से और ये स्टार्ट होएगा 1 अक्टूबर 2023 से। ये प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान में आप प्रवेश लेना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो, मतदाता सूची तैयार करने के अंदर, या आधार संख्या के लिए, विवाह के पंजीकरण के लिए, सरकारी नौकरी के अंदर नियुक्ति के लिए और अन्य उद्देश्यों के लिए जो जन्म प्रमाण पत्र जो है ये केवल इसी की जरूरत रहेगी। ठीक है। तो ये जो है प्रावधान 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गया। राजमार्ग यात्रा ऐप जो है एनएचएआई ने लॉन्च किया है, राजमार्ग यात्रा ऐप, और इसके माध्यम से जो नेशनल हाईवे है उनके बारे में जानकारी मिलेगी और कोई भी शिकायत है उसके लिए भी ये इसमें सिस्टम रहेगा। तो एनएचएआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राजमार्ग यात्रा ऐप। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर को, और 2023 का विषय था शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। पहला आयोजन किया गया था 21 सितंबर 1982 को। ठीक है। तो ये अभी मनाया गया था 2023 का 21 सितंबर 2023 को। श्री राम स्तंभ, इसकी बात करें तो अयोध्या से लेके रामेश्वर तक श्री राम के वनगमन जो मार्ग है उस पर श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे, अयोध्या से लेके रामेश्वर तक। करीब 250 किलोमीटर लंबे वनगमन मार्ग पर 290 स्थानों को चयन किया गया है इसके लिए, और इसमें श्री राम जो स्तंभ लगेंगे उसके माध्यम से श्री राम की महिमा इसके अंदर दिखाई जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अंदर क्या होगा कि वर्ष के अंदर 2 बार एग्जाम आयोजित होगी और 2024-25 से इसको लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता, न्याय संहिता। ठीक है, इसके अंदर जो है चेंजेस किए गए हैं और 3 संशोधन विधेयक पेश किए गए और स्थायी समिति को इसके अंदर भेज दिया गया है। ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसके अंदर अभी जो है 511 है। ठीक है, न्याय संहिता के अंदर। तो 511 के स्थान पर कितनी धाराएं हो जाएंगी? 356 धाराएं हो जाएंगी और 19 अध्याय होंगे इसके अंदर। अंग्रेजों में के ज़माने में जो आईपीसी बनी हुई थी, दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट, इसको समाप्त कर दिया गया है और नए कानून बनाने के लिए लोकसभा के अंदर विधेयक पेश किया गया है। ठीक है। तो ये कानून जो है 1960 के अंदर 1860 में लाए गए थे और इनमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो ये 3 जो संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं, तो 3 का नाम ऐसे हो जाएगा। देखिए, भारतीय दंड संहिता 1869, ये अब कहलाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। अपराध प्रक्रिया संहिता, ये कहलाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये कहलाएगा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। ठीक है। नेक्स्ट है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 भी पारित किया गया है और इसके द्वारा 2023 का अधिनियम जो है केवल भारतीय वन अधिनियम 1927 और 25 अक्टूबर 1980 के में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जो अधिसूचित वन क्षेत्र है उस पर लागू होगा। ये 2023 का जो अधिनियम है ये केवल इन 2 पर ही लागू होगा। नेक्स्ट है मध्यस्थता विधेयक 2023, ये भी पारित हो गया अभी। और इसमें क्या होगा कि मध्यस्थता के माध्यम से जो है लोगों के बीच के आपसी विवाद को निपटारे के लिए ये जो है विधेयक महत्वपूर्ण रहेगा।
और ये जो प्रक्रिया है 180 दिनों के अंदर पूरी की जानी चाहिए। नेक्स्ट विधेयक है सिनेमेटोग्राफ चलचित्र संशोधन विधेयक, ठीक है, ये भी विधेयक पारित हो गया। और इसमें जो है मूल अधिनियम, इससे पहले जो संशोधन किया गया था 1984 में किया गया था, और ये अधिनियम है 1952 का, ठीक है। नेक्स्ट है जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023, इसको भी पारित कर दिया गया है 1 अगस्त को। और इसके अंदर जो है औषधीय पादपों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पौधों से बनने वाली दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और वन उपज में स्थानीय को लाभ प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट विधेयक है जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023, तो ये भी पारित हुआ है और ये राष्ट्रपति की मंजूरी से ये कानून बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? रहन सहन और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022, ये संसद के अंदर ये पारित हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की जो है इसके अंदर पर्सनल डाटा शामिल है। नेक्स्ट है टाइम 100 नेक्स्ट सूची के अंदर 3 भारतीय शामिल हुए हैं। कौन कौन है ये? हरमनप्रीत कौर, ये भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान है। दूसरी है नंदिता वेंकटेशन, भारत की डाटा पत्रकार है। और तीसरे है वीनू डैनियल, ये वास्तुकार है, ठीक है। तो ये 3 को जगह मिली है टाइम 100 नेक्स्ट सूची के अंदर। इसमें भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक है नवारुण दास गुप्ता, इनको भी जगह मिली है। तो याद रखिए 3 है हरमनप्रीत कौर, नंदिता वेंकटेशन और वीनू डैनियल। नंदिनी अग्रवाल की बात करें तो सबसे कम उम्र की चार्टेड अकाउंटेंट सीए बन गई है, मध्य प्रदेश की है ये नंदिनी अग्रवाल, और सबसे कम उम्र की। इन्होंने 19 वर्ष 330 दिन के अंदर 2021 में सीए फाइनल के अंदर देश में टॉप किया था। नंदिनी अग्रवाल है सबसे यंग सीए। किसान ई मित्र पीएम किसान एआई चैटबॉट की शुरुआत की गई है, ठीक है। केंद्रीय कृषि और कल्याण राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी जी, इन्होंने नई दिल्ली में पीएम किसान एआई चैटबॉट की शुरुआत की है। तो पीएम किसान एआई चैटबॉट ये क्या करेगा? किसानों की कोई योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगा और शिकायतों के समाधान में मदद करेगा। तो ये जो है केंद्र सरकार का किसी प्रमुख योजना के साथ एकीकृत पहला एआई चैटबॉट है, ध्यान रखिए, पहला है केंद्र सरकार का एकीकृत पहला एआई चैटबॉट, और ये 22 भाषाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट है थिरुवथिरा नृत्य, ये है केरल का, ठीक है, केरल का नृत्य है थिरुवथिरा नृत्य। तो केरल के थ्रिशूर में ओणम समारोह के हिस्से के रूप में कुटुंबश्री महिला समूह की 7027 जो है सदस्यों ने बड़ी संख्या के अंदर ये नृत्य किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसका, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ ही इनका नाम दर्ज हो गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और टैलेंट रिकॉर्ड बुक के अंदर। अब जो है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए दावेदारी इसके अंदर की जाएगी। थिरुवथिरा नृत्य कितने सदस्यों ने किया इसको? 7027 सदस्यों ने। कहाँ का है ये? केरल का। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किसानों के हित के लिए 3 नए ऐतिहासिक उपाय किए हैं, ठीक है। निर्मला सीतारमन जी ने किए किसानों के लिए। एक तो किया है किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया है, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और मौसम सूचना नेटवर्क लॉन्च किया है। तो किसान ऋण पोर्टल जो है ये जो भी ऋण के दावे हैं, ठीक है, ब्याज छूट के दावे हैं, ऋण वितरण है, ठीक है, तो इसको जो है डिस्प्ले करेगा ये किसान ऋण पोर्टल। इसके अलावा दूसरा है घर घर किसान क्रेडिट कार्ड, तो निर्बाध रूप से किसानों को ऋण मिल सके इसकी सुविधाएं प्रदान करेगा ये किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड। और मौसम की उन्नत जानकारी के लिए जो है मौसम सूचना नेटवर्क लॉन्च किया गया है, ये एक डेटा सिस्टम है। नेक्स्ट है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर जो है 700 मेगावाट का सबसे बड़ा पहला है ये स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इकाई स्टार्ट हुई है, तीसरी इकाई थी ये। पहली 2 इकाई तो कनेडियन टेक्निक पर आधारित है और तीसरी इकाई जो है स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। तो देश का है सबसे बड़ा पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तीसरी इकाई है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। नेक्स्ट है दुनिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार भारत के अंदर लॉन्च हुई है और इसका नाम है, पूरी तरीके से ये एथेनॉल से चलेगी, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस कार, ठीक है।
और ये खुद भी इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकती है और ईवी मोड पर ये चल सकती है। ईंधन इसके अंदर एथेनॉल रहेगा और माइलेज रहेगा इसका 23 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर का। नेक्स्ट है वार हेरिटेज टूरिज्म सर्किट। ठीक है, जो भी वार वाले स्थान है, वार हेरिटेज है, उनको टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा। जैसे जैसलमेर से सटी भारत पाक सीमा पर ऐतिहासिक युद्धाभ्यास है, मुनाबाव एवं लोंगेवाला, इम्फाल, कोहिमा, गुवाहाटी, तवांग, कारगिल, करतारपुरा कॉरिडोर, महू। ठीक है, तो इनको वार हेरिटेज टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा। भारत उत्सव ये आयोजित किया गया दुबई के अंदर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया? दुबई में। उपन्यास है वेंटर्न लेन, ये जो है लंदन में स्थित है। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास है जिसको 2023 बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। नाम क्या है? वेंटर्न लेन। लेखिका कौन है? चेतना मारू। ये है भारतीय मूल की। अगला है कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब जो होगा इनका कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल हो जाएगा 22 अगस्त 2024 तक। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला, इनका भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल भी रह जाएगा 22 अगस्त 2024 तक। अगला है एमएसएमई रुपे कार्ड, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है और एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, एमएसएमई लघु और मध्यम उद्यमों को सरल भुगतान तंत्र प्रदान करता है। अगला है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो 30 जुलाई 2023 को भारत मंडपम के अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, इसका शुभारंभ किया है और इसके साथ ही एक मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है नागालैंड आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, आधार से जो संबद्ध जन्म का पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है नागालैंड। नेक्स्ट है अमेरिकी राज्य जॉर्जिया, इन्होंने अक्टूबर 2023 माह जो है इसको मना रहा है ये हिंदू विरासत माह के रूप में। कौन से माह के रूप में? हिंदू विरासत माह के रूप में। बेंगलुरु में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया है भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है पोइला बैसाख है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 15 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर, जिसे पोइला बैसाख के नाम से जाना जाता है, इसको राज्य के स्थापना दिवस में मनाए जाने का निर्णय लिया है। तो राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? पश्चिम बंगाल का पोइला बैसाख के दिन। पद्मश्री है डॉक्टर माइल स्वामी अन्नादुरई, इनको भारत के मून मैन के रूप में भी जाना जाता है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, इसको जो है प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। ठीक है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है। तो किसने दी है ये? भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। ठीक है, तो ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। दिल्ली स्थित है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसका नाम हो जाएगा मुख्य प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसके अंदर जो देश के सभी प्रधानमंत्री हैं इनका कामकाज यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है संत रविदास मंदिर। तो संत रविदास मंदिर जो है 22 अगस्त 2023 को मोदी जी ने मध्य प्रदेश के है सागर के अंदर संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास किया है। तो ये थे नेशनल करंट अफेयर्स अगस्त और सितंबर 2023 मंथ के। थैंक यू फ्रेंड्स।